चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th फिजिक्स लेसन 3 भारतीय वन का मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका आज क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव नेत्र क्या है। क्या क्वेश्चन है कि मानव नेत्र क्या है। इसमें कहा गया कि मानव नेत्र क्या है। चलिए देखिएगा क्या है ऐसे। मानव नेत्र लगभग गोल ये होता है। इसी गोलाकार भाग को नेत्र गोलक कहा जाता है। इसके सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहा जाता है। यह श्वेत और कड़े आवरण को स्क्लेरोटिक कहते हैं। स्क्लेरोटिक के उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहा जाता है। जो स्क्लेरोटिक होता है उसको उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहा जाता है, जिसका रंग सफ़ेद होता है। कॉर्निया के ठीक पीछे आइरिस होता है, जिसको परितारिक भी कहा जाता है, जो प्रकाश का नियंत्रित करता है, यानी कि वही जो है संवेदना उत्पन्न करता है, नियंत्रित करता है। आइरिस के ठीक पीछे पुतली पाई जाती है, जिसका कार्य प्रकाश को नियंत्रित करना है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस पाया जाता है, जो जिलेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है और सिलियरी पेशियों से जुड़ा रहता है। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच जलीय द्रव पाया जाता है। जो ह्यूमर भरा रहता है, वो जो रस होता है, कचाप द्रव, उसको ह्यूमर भी कहा जाता है। नेत्र लेंस के ठीक पीछे रेटिना पाई जाती है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना और नेत्र के बीच जो है कचाप द्रव पाया जाता है, जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। नेत्र लेंस के ठीक पीछे प्रकाशीय तंतु पाया जाता है, जो दिमाग से जुड़ा रहता है तथा यह प्रतिबिंब बनाने की सूचना दिमाग तक पहुंचाता है। चलिए पहला क्वेश्चन होगा कि नेत्र लेंस मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र के बारे में बताया गया। आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे था बट हटा दिया गया है। फिर चलिए दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पष्ट दर्पण की न्यूनतम दूरी क्या होती है। जो स्पष्ट एक दर्पण होती है उसका न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में अधिकतम दूरी कितना होता है, यानी कि मानव नेत्र जो है अधिकतम दूरी कितना दूरी तक देख सकता है। तो ये अनंत होता है। और इसके बाद है कि दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। तो दृष्टि दोष होता है कि जब मानव नेत्र के किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे नेत्र की दृष्टि दोष कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो नंबर 1 के देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जब मानव नेत्र निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकती है, जब मानव निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, तो नेत्र के इस दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी कि बताया जा रहा है कि जब निकट दृष्टि दोष रहेगा, यानी कि दोष 3 प्रकार के होते हैं। तो समझिए कि निकट दृष्टि दोष है, यानी कि उसका जो दोष है, जो निकट दृष्टि वो देख सकता है और दूर वाला नहीं देख सकता है। इसका कारण क्या होता है। इसका मुख्य कारण होता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। सेकंड क्वेश्चन कारण है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। थर्ड में है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो है दूरियां बढ़ जाना। चलिए इसका निवारण क्या हो सकता है। तो निवारण इसे कैसे ठीक किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। जिसको भी निकट दृष्टि हो गया है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो उसमें अवतल लगाइए। अवतल में क्या होगा कि छोटा से बड़ा दिखाई देता है। जैसे फेस उस नहीं देखते हैं तो फेस में देखते हैं कि छोटा दाढ़ी रहता है, फेस रहता है, दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता है। अब दूरदृष्टि दोष क्या है।
जब मानव नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, तो नेत्र की इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। यानी कि साफ साफ कह सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष में कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखेगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देखेगा, उसे ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण चलिए अब है मानव नेत्र और वायुमंडलीय में परिवर्तन। क्वेश्चन फर्स्ट में है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है। वर्ण विक्षेपण क्या आता है, बोलेंगे जब प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है तथा इससे जो 7 रंगों की रंगहीन पट्टी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए हम नोट्स कुछ देख लेते हैं कि बोला जा रहा है कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होती है। जो बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि बैगनी जो रंग होता है सबसे अधिक बढ़ जाता है। और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगर लाल रहेगा कहीं भी तो कम मिलावटी होता है, कम होता है, वो अधिक देखेगा वो। फिर इसी क्वेश्चन की बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी कि वो दिखने का काम जो करेगा बैगनी रंग बहुत कम करेगा। अब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होती है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 400 से लेकर के 490 एचएम नैनोमीटर होता है। अब लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य वो 620 से लेकर 700 एनएम होता है प्रकाश। अब क्वेश्चन अगला है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य को संकेत एवं एंगस्ट्रम से सूचित किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के स्पेक्ट्रम होने से क्या कारण है। तो कहा जा रहा है कि प्रकाश की रंगहीन पट्टी प्राप्त होने का क्या कारण है। दोनों में से कोई ऐसी करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो इसका उत्तर होगा 7 रंगों की रंगहीन पट्टी प्राप्त होने का कारण सभी रंगों का प्रिज्म के अंदर तरंग दैर्ध्य अलग अलग होना चाहिए अथवा प्रिज्म के अंदर सभी रंगों का चाल अलग अलग होना रंगीन पट्टी को प्राप्त होने की मुख्य कारण है। अब सेकंड और अगला क्वेश्चन है कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों होता है। अगर खतरा का जो निशान नहीं होता है उसका लाल रंग क्यों होता है, तो क्योंकि उसका जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, वो विचलन जो होता है कम होता है। आगे कहा जा रहा है कि खतरे का निशान लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, जिसके कारण वह दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। फुहारे में या तूफान में या फिर जो है खुशी में सभी जगह आसानी से देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल या ट्रेन का सिग्नल लाल, हरा या पीला रंग का ही क्यों होता है। तो ये बता देना चाहिए कि सबका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल, पीले और हरे रंग का जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जिसके कारण ट्रैफिक या सिग्नल या रेल ट्रैफिक सिग्नल लाल, पीले और हरे रंग का होता है। अब क्वेश्चन अगला है कि प्रकाश की प्राकिरण से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है तो वह सभी दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्राकिरण कहते हैं। प्राकिरण का मतलब समझिए कि जब प्रकाश जब पड़ता है तो एक जैसे सभी चारों ओर फैल जाती है। अब कोलाइड क्या है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबित को कोलाइड कहा जाता है। अब है कि टिंडल प्रभाव क्या है। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्राकिरण को टिंडल के प्रभाव कहा जाता है। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्राकिरण को टिंडल के प्रभाव कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन एक और फिर आ गया है ट्रैफिक
अब 8 क्वेश्चन में क्या है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का जो रंग है नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो चलिए देखा जाए इसमें क्या है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडलीय से होकर गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन वायुमंडलीय उसका जो प्रकीर्णन है वायुमंडलीय में उपस्थित धूल कण गैस को अपन अणुओं इत्यादि से होता है। उस प्रकीर्णन में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, जिसके कारण प्रकाश का नीला रंग दिखाई देती है। अब है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देती है। तो आपको बता देना चाहिए कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें के अधिक दूरी तक तय करके पृथ्वी तक पहुंचना होता है, जिसमें इन किरणों का प्रकीर्णन वायुमंडलीय में उपस्थित धूल कण गैसों अणुओं आदि से होकर यानी से होता है, जिसमें नीले रंग का प्रकीर्णन आकाश में ही हो जाता है तथा शेष जो रंग हमारी आंखों तक पहुंचती है उसमें लाल रंग मुख्य है, जिसके कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देती है। चंद्रमा पर आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देती है। देखिए चांद पर आकाश का रंग जो है काला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडलीय नहीं होती है। इंद्रधनुष क्या है, सबसे भीगा क्वेश्चन इस समय। इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष क्या है। तो बारिश के बाद वर्षा की बूंद वायुमंडलीय में उपस्थित रहते हैं और जब सूर्य प्रकाश इन बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है तो ये बारिश की बूंदें प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है और सूर्य के प्रकाश को वर्ण विक्षेपित कर देती है, जिसके कारण हमें 7 रंगों में अर्धचक्र पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब आ जाते हैं वायुमंडलीय परिवर्तन क्या है। वायुमंडलीय में परिवर्तन क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि वायुमंडलीय में परिवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश का परिवर्तन पृथ्वी की वायुमंडलीय के द्वारा होता है तो उससे वायुमंडलीय परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जब प्रकाश का परिवर्तन पृथ्वी के वायुमंडलीय के द्वारा होता है तो उसे वायुमंडलीय परिवर्तन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। स्टार मैप बोला जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी की वायुमंडलीय से होकर गुजरता है तो उसका परिवर्तन वायुमंडलीय में उपस्थित गर्म तथा ठंडी हवाओं से बुलबुले इत्यादि से होता है, जिसका कारण तारे को टिमटिमाते हुए नजर दिखाई देता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रह का कोई अपना जो है प्रकाश नहीं होता, जिसके कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए गई मानव नेत्र का जो था स्ट्रक्चर था इसको उसमें नहीं दिखाया गया था, तो इसमें देख लीजिएगा इसको। सूर्य क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य ही है। चलिए लेसन 3 का पूरा कंप्लीट वीडियो है कि